Hi everyone, welcome to Learn with Yusuf. This is the 8th part of Light chapter 10 CBSE, जहां हमने 7th पार्ट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर दिया था. अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पार्ट 6 तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जो कि हाफ ऑफ द चैप्टर है लाइट चैप्टर का. एंड पार्ट 7 से मैंने रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया था. पिछला चैप्टर मैं पार्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आप लोग को कि भाई लाइट जब अपना डायरेक्शन चेंज करती है व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. ये रिफ्रैक्शन इसीलिए होता है बिकॉज वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. एंड ये वेलोसिटी में चेंज इसीलिए आ रहा है बिकॉज वो एक रेयर मीडियम से डेंसर या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है. अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम सबसे तेज होता है 3 × 10⁸, जहां से हमें ये पता चलता है कि उसके अलावा कोई भी मीडियम अगर कंपेयर करोगे तो वो डेंसर मीडियम बोला जाएगा. ट्रस्ट मी, आप अगर पिछला पार्ट देख लोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स डाल दूंगा, आप प्लेलिस्ट का ही पूरा डाल दूंगा, आपको वहां से पार्ट मिल जाएगा. आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है. अब हमने उसके बाद पढ़े थे 3 रूल्स, जहां पे हमने ये देखा था कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, इट वुड बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल वे आई वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन आर. V1 बड़ा ग्रेटर होगा V2 से, मतलब क्या रेयर मीडियम में लाइट तेज ट्रैवल करेगा, डेंसर मीडियम में कम. नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, द लाइट विल नाउ चेंज इट्स स्पीड, मतलब वापस से इंक्रीज करेगा स्पीड, जिसके चक्कर में अब वो लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा. वहां पे हमने देखा था I लेस देन R. एंड थर्ड रूल हमने ये देखा था कि अगर लाइट सरफेस को 90 डिग्री बना रहा है तो लाइट अपना स्पीड तो चेंज करेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाते वक्त, लेकिन लाइट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, जिसकी वजह से I और R बराबर तो होंगे लेकिन वो 90 नहीं होंगे, वो क्या होंगे, 0. ठीक. उसके बाद मैंने आपको एक केस बताया था कि क्यों जो कॉइन है आपको पानी के अंदर उठा हुआ दिखता है और वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखता. इट वाज बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट. अब आज की कहानी हम ग्लास स्लैब से शुरू करने वाले हैं. नाउ व्हाट इज ग्लास स्लैब? ट्रस्ट मी, अगर आप लोग को मैंने स्टार्ट में अभी पहले 2 मिनट में क्या बोला अगर नहीं समझा है, विच मीन्स आपको पहला पार्ट देख के आना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आने लग जाएंगी. ठीक है. हमें मालूम है कि रेयर मीडियम से जब भी लाइट डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा एंड डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब व्हाट इज ग्लास स्लैब? तो ग्लास स्लैब इज नथिंग बट अ ग्लास पीस जहां पर हम लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे. अक्सर आपके स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा. जब करवाएंगे तो आप याद करना ये वाले लेक्चर को. अब देखो, ये हमने बना दिया यहाँ पे इंसिडेंट रे. ठीक. उसके अलावा मैं नेमिंग कर दूं यहाँ पे. Okay, now listen to me very carefully. This is your air, rarer medium. This is your glass, denser medium, and this is again your air, rarer medium. हमें अच्छे से मालूम है कि अगर लाइट एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रहा है, which is if it is traveling from a rarer medium to a denser medium, definitely पहले तो यहाँ पे एक एंगल I बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे बोलते हैं, राइट. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक रिफ्रैक्टेड रे होगा जो कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा. जो बच्चे स्टार्ट से जुड़े हुए उन्हें मालूम है क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, बिकॉज लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कराए. अब आप मुझे बताइए यहाँ पे अगर मैं वापस से एक है ना नॉर्मल बनाऊं, उससे पहले इस एंगल को मार्क कर देता है R. अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि वापस से लाइट जो है अब वो ग्लास से एयर में ट्रैवल करेगा, मतलब वो डेंसर मीडियम से वापस से रेयर मीडियम में आ रहा है, विच मीन्स दिस एंगल हियर विल बी नेम्ड एज I1. ओके, फेयर. और अब आपकी वापस से एक रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन इस बार इसे हम रिफ्रैक्टेड रे ना बोलेंगे. सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझा. देखो, इसको तो हमने क्या बोल दिया, इंसिडेंट रे. अभी मैं नाम वगैरह भी लिख देता हूँ. ठीक है. इसको तुमने क्या बोल दिया, रिफ्रैक्टेड रे. सर समझ में आ गया. अब अगर तुम गौर से देखो, ग्लास से लाइट वापस से एयर में जा रहा है, विच मीन्स अब ये इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगा, और जो अब नेक्स्ट रे बनाऊंगा जो कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने वाला है, वो वापस से रिफ्रैक्टेड रे थोड़ी बोलेंगे, तो उससे कुछ नया नाम देना पड़ेगा. तो हमने क्या नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया इमर्जेंट रे. अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इमर्जेंट रे के बारे में. वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखो, ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो बेंड हुआ, ये हमें मालूम है. ठीक. चलो इस एंगल को हम नाम दे देंगे E. अब बोलोगे क्यों, मैंने बोला ना इस वाली रे को हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं, तो इस एंगल को हम बोलेंगे इमर्जेंट एंगल. लेकिन हमने एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि जब मैं ओरिजिनल इंसिडेंट रे के पाथ को एक्सटेंड कर रहा था, ओके, जब मैं ओरिजिनल इंसिडेंट रे के पाथ को एक्सटेंड कर रहा था, तो ये जो इमर्जेंट रे है ना, ये एग्जैक्टली पैरेलल निकला इंसिडेंट रे से. सर क्या बोल रहे हो? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि ये रहा आपका इंसिडेंट रे, ये रहा आपका रिफ्रैक्टेड रे. इमर्जेंट रे देखो जाने को ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, लेकिन व्हाट इमर्जेंट रे ने क्या चूज किया, इमर्जेंट रे ने
पैरेलल रहना चूज किया किससे, इंसिडेंट रे के पाथ से। तो यही है ग्लास स्लैब का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमेशा याद रखना कि द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे, आई विल रिपीट, द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के बीच में। अच्छा, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं हम इस डिस्टेंस को, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल डिस्प्लेसमेंट? तो मैं ऐसे ऐसे समझाता हूँ। इमेजिन कि मैं और मेरा स्टूडेंट ना रेस ट्रैक पर है, वो भाग रहे हैं, ठीक है। अब दोनों का जो रेस ट्रैक है वो पैरेलल होगा, बराबर। अब सुनो, ये मैं हूँ और ये मेरा स्टूडेंट है। मैं भाग रहा हूँ, मैं तेज हूँ। मेरा स्टूडेंट बस मुझे ओवरटेक करने ही वाला है। मैंने क्या किया ना, ये दो अलग अलग ट्रैक्स है, राइट। मैं यहाँ इस वाले ट्रैक पे हूँ, मेरा स्टूडेंट इस वाले ट्रैक पे है। मैं तुरंत ना उसके ट्रैक पर आके भागने लग गया। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे भाई, यहाँ पे भी यही हो रहा है। ये इंसिडेंट रे है, बराबर, इसका डायरेक्शन आगे है। इमर्जेंट रे का भी डायरेक्शन वही है, पैरेलल है ना भाई। लेकिन इमर्जेंट रे ने सिर्फ अपना पाथ क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। यानी शिफ्ट को हम लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो सर ने भी क्या किया, चीटिंग किया। अब आप बोलोगे स्टूडेंट के साथ चीटिंग किया ना यार, स्टूडेंट के ट्रैक पे आया, मतलब मैं लैटरल शिफ्ट हो गया। आई होप ये क्लियर है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई कि इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पाथ को हमेशा पैरेलल होगा। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो ई मार्क किया ना अपने यहाँ पे, और ये जो आई मार्क किया था अपने यहाँ पे, ये हमेशा याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, चाहे कुछ भी कर लो। सर आप इतने गारंटी से कैसे बोल रहे हो? अगर टाइम बचा, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं तो मैं आपको ये प्रूफ करके दे देता कि आई बराबर ई होता है। वो तभी कर पाऊंगा जब मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाऊंगा। एम आई क्लियर विद दिस? पक्का? चलो वापस से समझते। क्या बोला कि सर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, हमेशा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगे और उनके बीच के शिफ्ट को हम लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। और ये जो आई है वो बराबर होगा हमेशा ई के। अब आई होप ये क्लास लैब आपको समझ में आ गया। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत चिंदी पिंदी होता है कि भाई मान लो आपको यहाँ पे एंगल दे दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द इमर्जेंट एंगल, आप बोलोगे 30 डिग्री, ठीक। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, फटाफट क्वेश्चन कर ही लेते ना, क्यों ही दिमाग फोड़ूं मैं आपका। तो ये रहा, लेट्स से दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये आपका बना नॉर्मल, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका बना नॉर्मल, और ये आपका इमर्जेंट रे। मैंने एंगल आपको दे दिया 32 डिग्री। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। बताओ, मैंने आपको एंगल आई दे दिया, बताओ एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है। कमेंट सेक्शन में लिखो, 7वें मिनट पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब पॉज करो, लिखो। अगर तो आपने E32 लिखा तो बेटा बिल्कुल आपका ध्यान नहीं है, E32 है ही नहीं। बोला अरे यार सर कैसे? अरे भाई देखो मैंने एंगल कहाँ से दिया है, मैंने एंगल सरफेस से दिया है। कितनी बार हमें और ये जानने की जरूरत है ना, कितनी बार और सीखने की जरूरत पड़ेगी कि भाई एंगल आई नॉर्मल के साथ बनता है। ये मैंने जब स्टार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा था, स्टार्टिंग के पार्ट पहले क्लास में ये बताया था। अगर आप लोग स्टार्ट से फॉलो कर रहे हो कि एंगल आई नॉर्मल के साथ बनता है, तो असल में तो एंगल आई क्या था, 32 था ही नहीं। क्या है एंगल आई? तो एंगल आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो क्या होगा, 90 माइनस 32 विच इज कितना होगा, 58 डिग्री होगा। तो भाई एंगल आई अगर 58 डिग्री है, अब यहां से बोलो एंगल आई बराबर एंगल ई, देयरफॉर ई भी 58 डिग्री है। समझा? गलती नहीं करके आना, बेसिक सी कि भाई आई 32 है, आई 32 है नहीं, आई 58 है, तो ई भी कितना होगा 58। अब बच्चा मुझे पूछता है सर फिर ये आर का क्या? ये आर पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ये आर जो है ना, ये आर पक्का लेस देन आई होगा। लेस देन आई मतलब क्या, इस केस में 58 था। बच्चे अक्सर मुझे बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अगर ये 30 दे दिया होता, ये वाला एंगल 30 और ये वाला एंगल कितना हो जाता 60, तो बच्चे मुझे बोलते हैं सर ये फिर 30 होगा। अरे आप नहीं डिसाइड कर सकते भाई। देखो मैं जानता हूँ 30 कम है 60 से, लेकिन आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं। अभी तक मैंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाया नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब उसमें डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। समझाइए कि आर पर कमेंट नहीं कर सकते, बस ये बोल सकते हो आर लेस देन आई है, ठीक। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं लिख देता हूं स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत सिंपल, जिसमें से मैं आपको ना पहला लॉ ही पढ़ाऊंगा, दूसरा लॉ इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूं बिकॉज एक टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक पढ़ा दूं, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे बोलते हैं, उसके बाद पढ़ा सकता हूं। अब क्या है पहला लॉ, तो लिख देते हैं द इंसिडेंट रे। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे आपको ये पता है तो आप स्किप भी कर सकते हो। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। क्या मतलब सर? अब सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के देता हूँ। ये मान लो ये एयर है, यहाँ पे ये ग्लास है। आपको मालूम है जब भी मैं इंसिडेंट रे लेता हूँ, ये देखो ये मैंने इंसिडेंट रे ले ली, ठीक।
ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने नॉर्मल ले लिया। अब मुझे बताओ कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा नहीं ना, अरे भाई ये तो रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्रैक्टेड रे बताओ यहाँ है ना, यहाँ जाएगा नहीं जाएगा ना। अब बोलोगे सर रिफ्रैक्टेड रे तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, अरे बराबर है। बोलना ये चाह रहा हूँ कि भाई देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वापस से बता देते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड पे, देखो ना नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के दूसरे साइड रिफ्रैक्टेड रे। तो ये बोलना चाह रहा है, देखो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल के हमेशा अपोजिट साइड पे होगा। ये चीज का ख्याल रखना, गलती नहीं करके आना, ठीक है। चलो अब हमें समझ में आ गया इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। अब सेकंड, अच्छा इसका कंटिन्यूएशन भी है, सॉरी। एंड ऑल द थ्री, एंड ऑल द थ्री, कौन थ्री? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑन ऑल द थ्री लाई ऑन सेम प्लेन। ये तो बहुत चिंदी है कि भाई तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर है, कहीं और नहीं जाएंगे। अब सेकेंड लॉ फिलहाल के लिए सस्पेंस रखते हैं। सेकेंड लॉ में तभी पढ़ा पाऊंगा जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि भाई आज के बाद कभी भूलोगे नहीं, ठीक। लेकिन बिफोर दैट प्लीज, अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो पार्ट्स देख लो तो ही आप आगे, मतलब ये बहुत स्मूथ निकलेगा। और अगर आपने डायरेक्टली ये देखा तो हो सकता है फिर आपको ना समझे या फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो। मैं कोशिश तो यही करूंगा इंडिपेंडेंटली समझा दूं। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट होगा इस सिंबल से म्यू, इससे सिंबल, ये सिंबल से रिप्रेजेंट होगा। और मैं मेरी सिंपल भाषा में बोल दूं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है मेरे हिसाब से बेंडिंग वैल्यू। सर हिंदी में समझाओ, नहीं समझा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि किसी भी मीडियम में, सर व्हाट डू यू मीन बाय किसी भी मीडियम? जैसे हवा एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, डायमंड एक मीडियम है, रूबी एक मीडियम है, पानी, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम में लाइट किस एक्सटेंट तक बेंड करेगा। सर नहीं समझा आप क्या बोल रहे हो? डायग्राम से पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर इसका फॉर्मूला खुद से डिराइव करेंगे। आ जाओ चलो, यहाँ पे लेट्स से फिलहाल के लिए मेरे पास मैंने यहाँ पे ये लाइंस बना दी। अब आप बोलोगे ये क्या लाइन है? तो जिन्होंने पिछले क्लास देखे उन्हें मालूम है ये कौन सी लाइन है। ये वो लाइन है जो दो मीडियम्स को सेपरेट करता है। तो चलो, मैंने ऊपर ले लिया हवा, वापस से यहाँ ले लिया ऊपर हवा, और वापस से यहाँ ले लिया ऊपर हवा। अब फिलहाल के लिए नीचे जो मीडियम्स हैं, मैंने आप लोग को पिछले क्लास में ही बोला था, जिन्हें नहीं मालूम ये या चीज़ याद रखो, जब भी हम हवा एक मीडियम लेते हैं तो उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा मीडियम हमेशा डेंसर मीडियम ही होगा। तो एक बात तो पक्का पता चल गई कि हवा रेयर मीडियम है, तो नीचे जो भी मीडियम होगा वो डेंसर मीडियम होगा। क्या है अभी के लिए सस्पेंस है, मुझे नहीं मालूम नीचे कौन सा मीडियम है। मैंने 3 केसेस ले लिया, चलो समझो। मैंने इंसिडेंट रे ले ली। अब समझना, क्या मैं बोल सकता हूं तीनों ही केस में इंसिडेंट रे की जो स्पीड है वो सेम ही होगी? सर ये कैसे बता पा रहे हो? अरे यार मैंने बताया था, जब लाइट एयर में ट्रैवल करती है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ एंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बराबर। अब मुझे आप बताइएगा कि अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं, आप सभी को मालूम है नीचे भी डेंसर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, सभी को मालूम है लाइट कहाँ बेंड करेगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैंने जैसे जैसे ये रेस बनाना शुरू की, अब नोटिस करना, ये लाइट क्या किया? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। ये लाइट क्या किया? ये भी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। ये लाइट क्या किया? ये भी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। अब अगर आप गौर से देखोगे तीनों डायग्राम्स को, देखो गौर से, चलो ये मिटा देता हूं बिकॉज हमें मालूम है नीचे डेंसर मीडियम ही है। तो आप मुझे बताओ किस वाले केस में लाइट ने सबसे ज्यादा बेंड किया? देखो हमें मालूम था डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स नॉर्मल तो बेंड होगा, लेकिन किस केस में लाइट ने सबसे ज्यादा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया? अगर तो आपने बोला केस 1 तो बेटा आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, एंड अगर तो आपने बोला केस 3 आप बिल्कुल सही हो। चलो वापस से पूछो सर, तीनों ही केस में लाइट पहली बार तो हवा से ट्रैवल कर रही थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। मैं आपसे पूछ रहा हूं तीनों केस में लाइट ने सबसे ज्यादा कहां बेंड किया? तो आप बोलोगे सर थर्ड केस में बेंड किया। तो अब ये वापस से रीड करो हेडिंग क्या है, मैं तुम्हें हेडिंग समझा रहा हूं अभी, तो बाकी सब चीज तो बात की बात। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि किस मीडियम में लाइट किस एक्सटेंट तक क्या करेगा? बेंड करेगा। अब भले ही मैंने तुम्हें कुछ ना सिखाया हो टेक्निकल, लेकिन देख के ही बता सकते हो किस केस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। तो अगर तो तुम बोले 3 तो तुम सही जा रहे हो, हाँ सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आपने बताया,
क्या फॉर्मूला है, कैसे उस पर सवाल आएंगे, वो बात की बात। तो मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस केस में सबसे ज्यादा है, तो आपने बोला सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड केस में सबसे ज्यादा है। एम आई क्लियर विद दिस? बिल्कुल सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है थर्ड केस में। ओके, किस केस में सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो आप बोलोगे फर्स्ट केस, बिकॉज वहां पे लाइट बेंड तो हो रही है लेकिन बहुत कम बेंड हुई। ओके सर, समझ में आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है किस हद तक लाइट ने किस मीडियम में कितना बेंड किया। ओके, अब अगर तो मैं दूसरे वे से तुम्हें समझाना चाहूं, तो ये जो फर्स्ट केस है ना, इस फर्स्ट केस में मुझे मालूम है लाइट अगर एयर से ट्रैवल कर रहा है और अगर डेंसर मीडियम में आ रहा है, लाइट की स्पीड पक्का कम होगी। तो मुझे किसी ने बता दिया कि जिस भी ये जो फर्स्ट केस है, जो कि यहाँ पे नीचे की तरफ डेंसर मीडियम है, यहाँ पर लाइट की स्पीड हो गई थी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या लाइट की स्पीड कम हुई? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हुई। सेकेंड केस में लाइट की स्पीड हो गई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या लाइट की स्पीड कम हुई? हाँ सर कम हुई, लेकिन पहले से और ज्यादा कम हुई। अब तीसरे वाले में लाइट की स्पीड हो गई थी 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या लाइट की स्पीड और कम हुई? हाँ सर और ज्यादा कम हो गई। अब अगर मैं तुम्हारे सामने ये डायग्राम ना प्रेजेंट करता और मैं सिर्फ तुमसे ये पूछता कि बताओ क्या लगता है किस केस में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा चेंज हुई है, तो तुम फिर बोलते सर थर्ड केस में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा चेंज हुई है। तो क्या मैं बोल दूं, स्टार्ट में जब मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किया था मैंने बोला था कि लाइट की स्पीड जितनी ज्यादा चेंज होगी लाइट की उतनी बेंडिंग होगी। क्या मैं इससे भी बता सकता हूं कि लाइट का किस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो आप वापस से बोलोगे सर थर्ड केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तो हमने दो तरीकों से पता लगा लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पहचाना जाए। या तो आप डायग्राम से देख के बता दो कि भाई जितना ज्यादा लाइट का बेंडिंग हुआ उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जितना ज्यादा लाइट का स्पीड चेंज हुआ, या मैं बोलूं उस मीडियम में जितनी स्लो हो गई लाइट की स्पीड उसी मीडियम में लाइट की सबसे ज्यादा बेंडिंग हुई होगी, मतलब उसकी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे ज्यादा। आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा है। ठीक है सर, बट सर क्या इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ। तो अगर मैं आज अब रिवील कर दूं कि किस मीडियम की बात चल रही है तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। देखो ये तो एयर था। अब इंटरेस्टिंगली ये जो फर्स्ट केस था ना, ये एक्चुअली और कोई नहीं था, ये पानी था। तो गूगल पे सर्च करके देख लेना कि लाइट की स्पीड पानी में 2.25 इंटू 10⁸ होती है। अब जो ये सेकंड केस था, यहाँ पे ये मीडियम और कोई नहीं ग्लास था, और ये थर्ड केस में ये मीडियम और कोई नहीं डायमंड था। तो अब मैं सिर्फ विजुअली देखो दो तरीकों से पता लगाया, एक बेंडिंग से पता लगाया कि कहां पे सबसे ज्यादा बेंड हो रही है। तो क्या अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, तो आप बोलोगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। अगर मैं आपसे पूछूं किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, तो आप बोलोगे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछता कि भाई देख के मत बताओ, सिर्फ वैल्यू से बताओ, तो क्या वैल्यू से बता पाते? हाँ सर, क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे कम कहां हुई है? डायमंड में हुई है, इसीलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। कितनों को ये चीज रियलाइज हो रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेलोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है सर। तो जितना कम वेलोसिटी होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उस मीडियम में। तो चलो सर थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला भी समझ में आ रहा है। मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं फॉर्मूला रटो बाद में समझो पहले। अगर अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप फॉर्मूला खुद भी बना सकते हो, खुद सोच सकते हो उस लॉजिक से। चलो, क्या मैं यहां पर इस वाली वैल्यू को सी बोल दूं? अब ये बच्चे जो नए आए वो बोलेंगे सी, अरे यार पिछला लेक्चर देखो वहां पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मैं इस वाली वैल्यू को v ऑफ w बोल दूं? v ऑफ w का मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। क्या मैं इस वैल्यू को वापस से c बोल दूं? और क्या मैं इस वैल्यू को वापस से vg बोल दूं? सर vg का मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या मैं इस वैल्यू को वापस से c बोल दूं और इस वैल्यू को वापस से v ऑफ d बोल दूं? सर आप ये क्यों कर रहे हो? जरा पहले केस में, चलो मैं यहाँ पे डिफरेंसेस बना दूं, जरा पहले केस में c अपॉन v ऑफ w निकाल के दोगे मुझे? जिनके पास कैलकुलेटर है प्लीज हेल्प करो। तो 3 इंटू 10⁸ अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला यही करना है? अरे भाई कुछ तो कंपेयर करके ही पता लगाऊंगा ना। चलो नेक्स्ट बताओ डिवाइड करके बताओ। मैं कमेंट सेक्शन में रुका हूं, मैं नहीं लिखूंगा वैल्यू। यहाँ पे वापस से v ऑफ g करेंगे तो c अपॉन v ऑफ g। तो देख रहे हो किससे कंपेयर कर रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे तो स्पीड सेम ही है सबकी। तो बताओ डिवीजन करके बताओ फटाफट, मैं रुका हूं आप लोग के लिए। कमेंट सेक्शन में पॉज करो और बताओ, मुझे वैल्यूज चाहिए। बाद में तो मुझे जो वैल्यूज पता है मैं बता ही दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.25 इंटू 10⁸। तो चलो अगर आप लोग ने नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, ये 10⁸ कैंसिल एंड 3 अपॉन 2.25 को सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 1.3। अगर यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ये 10⁸ कैंसिल और 3/2 सॉल्व किया तो 1.5
बहुत से बच्चों को चमकना शुरू हो गया, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2.4। तो बेटा ये जो आपने निकाला है ना, इसी को आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और देखो मैंने फॉर्मूला तुम्हें रटा दिया बिना तुम्हें बर्डन किए। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ विल यू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप बोलना भाई कुछ नहीं करना, आप सिंपली दो लोगों का रेशियो लो। कौन दो लोग, तो जहां से लाइट आ रही है, बताओ कहां से लाइट आ रही थी, तुम्हारे घर से आ रही थी, नहीं सर, लाइट आ रही थी एयर से, तो तुमने उसकी स्पीड को डिवाइड कर दिया जहां पे लाइट बेंड हो रही है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यस सर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो भाई क्या मैं यहां से भी अब पता लगा पाऊंगा कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, तो अब यहां से देख के वैल्यू से ही पता चल रहा है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, डायमंड का, विच मीन सबसे ज्यादा लाइट कहां बेंड होगी, डायमंड में। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो क्या फॉर्मूला सबको क्लिक हुआ? तो इसको एक जनरल नाम दे देते हैं, तो हम इसे बोलते हैं तो नाम क्या बोलते हैं मैं बताता हूं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एम से। इसका मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ ऑल्सो मैं पूछ लेता हूँ आप लोग से, प्लीज़ आपको कभी भी लगे कि टीचिंग में कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, फास्ट जाना चाहिए, स्लो जाना चाहिए, फास्ट तो कोई बोलेगा ही नहीं, फास्ट तो मैं बोलता ही हूँ, स्लो जाना चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ ये इंक्लूड करना चाहिए, ये एलिमिनेट करना चाहिए, तो प्लीज़ ऑल योर फीडबैक्स आर वैल्यूएबल। इवन इफ आई गेट वन फीडबैक आई वुड बी मोस्ट हैप्पी टू इम्प्लीमेंट ऑन इट एंड इम्प्रूव ऑन इट। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन, जिसको सी बोलते हो, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब तुम खाली दिमाग लगाओ कि अगर मैं तुम्हें इस तरीके से पहले पढ़ाता तो कितना बोर होता और तुम कब का वीडियो छोड़ के चले गए होते। वो अलग बात है, अगर अभी भी वीडियो छोड़ के चले गए हो तो मुझे और इंप्रूव करना है। तो ये आ गया जनरल फॉर्मूला सी अपॉन वी। वे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। एनी मीडियम क्यों, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है। और कैसे पता लगाएगा, अच्छा जब जब बोलेगा ना एब्सोल्यूट, रिपीट कर रहा हूं देखो ध्यान से, जब जब बोलेगा ना एब्सोल्यूट, इसका मतलब लाइट पक्का आपके घर से आ रही है, घर से नहीं, पक्का लाइट कहां से आ रही है, एयर से आ रही है। वापस रिपीट करता हूं, जब जब मैं बोलूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट कहां से आ रही है, एयर से। तो जहां से लाइट आती है उसकी स्पीड पहले लिखोगे, जहां लाइट बेंड होती है उसकी स्पीड बाद में लिखोगे। ऐसे याद रखना, कभी फॉर्मूला भूलोगे नहीं, ठीक। लुकिंग एट द टाइमिंग, इसके न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूंगा और फिर नए पार्ट का इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू रश। दिस इज पार्ट 8 प्रॉब्ली। पार्ट 9 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भर भर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, मजा आ जाएगा। बोर्ड तक आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, उसके बाद सेकंड लॉ पढ़ा दूंगा और एक छोटा सा टॉपिक और है इसका, और उसके बाद वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने आप लोग को ऐसे कुछ वैल्यूज दे दिए, मान लो 1.2 दे दिया, ये दे दिया 2.4 और यहाँ पे दे दिया 1.6, और मैं आपको पूछता हूँ, ये बोल रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3। एब्सोल्यूट बोला मतलब लाइट पक्का एयर से आ रही है, वी हैव अज्यूम्ड इट, और यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे दी है। अब पहला सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, चलो ये सवाल आए हुए बोर्ड में, ठीक है। पहला सवाल पूछा, हु हैज द हाइएस्ट एंड लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, हु हैज द हाइएस्ट एंड लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब बच्चा कंफ्यूज हो पड़ा है, अरे यार अगर मैं तुमसे पूछता हु हैज द हाइएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज्यादा दिमाग लगाते क्या आप? बोलते सर मीडियम 2 के पास हाइएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम 1 के पास लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लगाया दिमाग नहीं ना, बस हाइएस्ट एंड लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी पूछा, मतलब कौन सबसे ज्यादा डेंस है, कौन सबसे कम डेंस है। तो आप क्या बोलोगे आंसर में, क्या बोलोगे, मीडियम 2 हैज हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मीडियम 1 हैज लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। समझ में आया क्या? इतना सिंपल है। चलो एक सवाल और पूछता हूं, मिलता जुलता, क्वेश्चन यही है, बस सवाल अलग है। तो सवाल में पूछा है, वे विल द लाइट ट्रैवल द स्लोएस्ट,
अब आप बोलोगे सर मेरे को आता है, मेरे को आता है, मैं बताऊंगा कमेंट सेक्शन में। लाइट सबसे स्लोएस्ट ट्रैवल करेगा सर मीडियम 1 में। अगर तुमने ऐसा बोला कतई गलत हो। बोले सर क्यों? आओ आओ, 5 मिनट पहले पढ़ाया था, क्या बोला था मैंने? सुनो, कंपेयर करो स्पीड्स को। जहां पे लाइट की स्पीड सबसे कम होती है, आई मीन जिस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे कम होती है ना, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। अभी लिखा था मैंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या कि अगर तुमको लाइट स्लोएस्ट चाहिए तो स्लोएस्ट लाइट कहां होगी? लाइट की स्पीड स्लोएस्ट सॉरी कहां होगी? जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा कहां है? मीडियम 2 में। तो समझा क्या गलती हुई? तो आप क्या बोलोगे? मीडियम 2। गलती करके ना था ना। अच्छा मैं आपसे यही पूछता कि वे विल द लाइट बोलता हूं ट्रैवल द स्लोएस्ट, तो आप बोलते हैं मीडियम 2। एंड वे विल द लाइट ट्रैवल द फास्टेस्ट। फास्टेस्ट बोला मतलब सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, तो कहां है सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आप फिर बोलते हैं मीडियम 1। आई होप ये क्लियर हुआ, पक्का? ठीक है, चलो एक ये जो इसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है वो अभी करवा के खत्म कर रहा हूं। कोई मगजमारी नहीं। चलो मान लो मैंने बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4 और आपको एग्जाम में आ गया एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। आपको लिख के आ गया ये पूरा वर्डिंग में लिख के आ गया द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एंड एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट? एकदम चिंदी, सुनो ध्यान से। क्या तुम्हें अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता था? क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला? C/VD। ये समझा? D क्यों लिखा? बिकॉज डायमंड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मैं यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा म्यू डी इंटू वी डी आ जाएगा बराबर। क्या मैं म्यू की वैल्यू 2.42 डाल दूँ? हाँ सर डाल दो, और वी को वी लिख देता हूँ बराबर। तो बस अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं उन्होंने। क्या बोला था? एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करो। तो मैंने पहले ना ये निकाल लिया, ये समझा मैंने क्या किया? तो अब कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप बोलोगे द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इक्वेशन को देखते बैठो, समझ में आ जाएगा। क्या बोला? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स मोर। अरे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। क्या बोला? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। सर वापस से बोलो, नहीं समझा। अरे भाई आपको उन्होंने स्टेटमेंट बोला ना, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसका मतलब क्या? इसका मतलब पूछा है तो वो आपने पहले तो देखो, ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट आपको हजम हो जाएगा जल्दी। क्या बोला? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब C इज 2.42 टाइम्स मोर। मोर क्यों? बिकॉज मल्टीप्लाई, और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। और कोई मुझे बच्चा बोलता है सर अगर मैं ऐसा लिखता तो द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो चलता क्या? बिल्कुल चलता। अरे भाई अगर लाइट की स्पीड एयर में 2.42 टाइम्स मोर है डायमंड से, तो लाइट की स्पीड इन डायमंड विल बी 2.42 टाइम्स लेस। तो दोनों में से कुछ भी स्टेटमेंट लिख। समझ में आया? 3 टाइप से सवाल पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डायरेक्ट 1 मार्क का। आपको ये ऐसे वैल्यूज दे दी जाएंगी 1 2 3 4, और उससे पहले पहला सवाल पूछेगा हु हैज मोर ऑप्टिकल डेंसिटी, हु हैज लेस ऑप्टिकल डेंसिटी। आप क्या बोल देना कि भाई मोर ऑप्टिकल डेंसिटी जिसके पास ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेस ऑप्टिकल डेंसिटी जिसके पास लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर आपसे वो पूछता है वे विल द लाइट ट्रैवल द फास्टेस्ट, आप कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढना। और अगर आपसे पूछता है वेयर इज द स्पीड ऑफ लाइट द स्लोएस्ट, आप ज्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढना, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा कभी स्टेटमेंट पूछ लिया तो बस आपको यही बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितने गुना ज्यादा है, तो भाई उतने ही गुना ज्यादा है जितना उसका वैल्यू है। क्लियर हो गया? अब आते हैं लॉ नंबर 2 पे। सर व्हाट इज लॉ नंबर 2? तो भाई ये जो तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला ना, तुमने क्या कैसे निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला बाय डिवाइडिंग द टू वेलोसिटीज, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर विच इज C एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विच इज जो भी हो सकता है। लॉ नंबर 2 ये बोलता है कि भाई आप ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप एक और तरीके से निकाल सकते हो। सर कैसे? वो एक और तरीका है I और R का। नोटिस करो हर एक केस में I तो सेम था, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं हर एक केस में R अलग अलग था? हाँ सर, देखो यहाँ पे R ज्यादा, यहाँ पे R और कम, यहाँ पे R और कम, तो हम इससे भी पता लगा सकते हैं। अब ट्रिगो आ जाएगा। सुनो क्या है, कुछ नहीं है। लॉ नंबर 2 वो बोलता है फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब क्या? एयर ग्लास, एयर वाटर, एयर डायमंड, जैसे अभी नीचे लिखा था। फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ what? Ratio of sine of
एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब बोलोगे सर कहाँ घुसेड़ दिए ट्रिगो, है ना, फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant, is a constant. This constant, don't worry मैं explain करूंगा अभी, this constant is absolute refractive index. सर क्या बोला? अरे भाई देख ये बोला देख, अब चल रीड कर साथ में कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका तो आपने क्या बोला था, वो तो C/V था, लेकिन अगर आप रेशियो ले लो किसका, भाई साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर, वो वैल्यू एक कांस्टेंट निकल कर आएगी। कांस्टेंट का मतलब क्या, अरे यार डायमंड के लिए हमेशा वैल्यू क्या होगी 2.4। अच्छा बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं वैल्यू चेंज कैसे चेंज होगी भाई बताओ, आपके सिलेबस में वो सब चीज डिस्कस नहीं की है। एक्चुअली वैल्यू चेंज हो सकती है बाय कलर ऑफ द लाइट, देन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल सराउंडिंग वगैरह वगैरह, बट उस सिलेबस में डिस्कस नहीं किया तो हम भी नहीं कर रहे अभी के लिए। बाद में अगर लगा मुझे तो मैं भले ही डिस्कस कर लूंगा। तो क्या बोला कि द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज अ कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यही क्या है तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट्स इट, ये लॉ नंबर 2 था, इतना ही था। आई होप ये क्लियर हुआ। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों ने कंफ्यूज करके रखा है और बहुत डिफिकल्ट बोलते हैं, वो डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने कोई ये समझा है सो प्लीज़ do share this video to all the 10 CBSE grade students. That would be a great help on your end. Thank you so much for being till here. Part 9 में मिलते हैं जहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड लेंसेज के पार्ट को इंट्रोडक्शन ले लेंगे।